everyone and हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। तो मैं पहले भी ये पढ़ा चुकी हूँ, उसका मैंने यूनिट 1 पढ़ाया था जो बीसीए वाले स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग पूरे सिलेबस बेस्ड था। अब यूनिट 2 पढ़ाने वाली हूँ। ये भी सब बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और अब यूनिट 2 में बहुत से मोस्ट टॉपिक आप पढ़ने वाले हो। फिलहाल आपने यूनिट 1 में जैसा देखा था मैंने क्या क्या पढ़ाया था। मैंने पहले इंट्रो पढ़ाया था कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके यूजेस कहाँ होते हैं। फिर आपने देखा था कि हमने उसका देखा था कि उसके एडवांटेज क्या होते हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे उसके। फिर हमने उसकी लिमिटेशंस भी पढ़ी थी एंड उसमें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, यूनिट क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम भी देखा था, मेमोरी भी देखा था। तो हम बहुत सारे टॉपिक उसमें बेसिक चीजें उसमें हम कवर कर चुके हैं। तो हमने वहाँ पर नंबर सिस्टम भी किया था जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत से क्वेश्चंस उसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, किस तरह से न्यूमेरिकल्स करने थे वो सब मैंने आपको बताया है। अब हम बढ़ते हैं आगे यूनिट 2 पर। उससे पहले आप सब हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत सारी वीडियो देखनी है। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो ये हमारा यूनिट 2 का कंटेंट है। जैसे अब मैं हमारा टॉपिक है तो हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन। तो हमारा टॉपिक जो है इस यूनिट का एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। तो हम एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट में क्या करेंगे, पहले हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिदम। हाँ जी। तो हम पहले किसी भी चीज को अगर हम पढ़ते हैं तो हम ये तो देखते हैं कि हमारा वो है क्या। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे हमारा एल्गोरिदम क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उसके एल्गोरिदम के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हम पढ़ेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फ्लो चार्ट, जिसमें हम फ्लो चार्ट पढ़ेंगे। उसके बाद उसकी डेफिनेशन देखने के बाद हम उसमें कुछ सिंबल्स देखेंगे कि सिंबल्स का क्या काम होता है, किस सिंबल्स का क्या यूज होगा, वो हम सब यहाँ पर देख लेंगे। देन हम पढ़ेंगे कुछ उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अगर किसी चीज के एडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेज तो जरूरी होता है। तो हम ये दोनों टॉपिक क्लियर करेंगे इसमें। फिर हम जब ये दोनों चीजें पढ़ लेंगे तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के बीच का डिफरेंस, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिदम। जैसे हमने कंटेंट में बताया था कि हम पहले ये वाला टॉपिक कवर करेंगे। तो हम कवर करेंगे अब डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिदम। हाँ जी। तो the word algorithm means a process of or sets of a rule to be followed in calculations or other problem solving operations. Therefore, algorithm refers to a set rule instructions that step by step define how a work is to execute in order to get the expected result. तो हमारा अल्गोरिदम का मीन्स क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसे हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, चाहे वो कोई कैलकुलेशन करने के लिए हो, चाहे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हो। तो हम उसे स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं हम उसे एक तरह से रूल होता है जिसे रूल बनाते हैं जिससे हम फॉलो करते हैं। तो अल्गोरिदम यही होता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ, चाय चाय तो सबको ही बनानी आती है। तो चाय बनाते हुए हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं जिसे हम फॉलो करते हैं। तो अगर हम नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में एक अल्गोरिदम बनाए चाय का, तो किस तरह से बनेगा कि हमने पहले पानी डाला, फिर पानी के बाद मतलब पानी डाला, फिर उसमें चीनी, चाय पत्ती और जो भी हम चीनी चाय पत्ती डाल दिए। जब उसे उबाल आ गया तो हमने उसमें दूध डाला। तो इस तरह से हमारे ये स्टेप्स फॉलो करके ही हमारी चाय बन गई। तो इसी तरह से हमने बहुत से स्टेप्स फॉलो किए जिससे हमारी चाय बन गई। पहले हमने गैस बंद कर ली, फिर बर्तन रख दिया। ऐसे ही करके ही हम बहुत सारे काम करते हैं जो हमारे कुछ स्टेप वाइज होता है। उन्हीं रूल्स को हम फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप एंड हमारा वो काम हो जाता है। वो उसे ईजी बनाने के लिए, बिल्कुल सही तरह से करने के लिए एक तरह से उसका एक अल्गोरिदम है वो।
अगर हम उल्टा सीधा कुछ भी कर दें तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए हम वो बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि हम उसे स्टेप बाय स्टेप करें। इसलिए एक एल्गोरिदम की डेफिनेशन इतनी ही है। अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये एक वेल डिफाइन इनपुट होता है कि हमने जो इनपुट दिया है वो हमें अच्छे से पता होगा कि क्या क्या है। वो हमारा जो इनपुट है बहुत अच्छे से हमें डिफाइन होगा। अगर इनपुट हमारा डिफाइन होगा, हमारा आउटपुट भी हमारा अच्छा ही आएगा। अगर हमने इनपुट अच्छा दिया है, एक क्लियर एकदम क्लियर मिलेगा, फाइनाइटनेस मिलेगा, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होगी, फ्लेक्सिबल होता है। लैंग्वेज हम अपनी लैंग्वेज में नहीं, लेकिन मतलब एल्गोरिदम हम जिस भी चीज का वो जैसे कर रहे हैं, तो कोडिंग में इसकी एक अलग लैंग्वेज होती है, उस तरह से हम ये कर सकते हैं। अब जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं इसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो एडवांटेजेस क्या है? इट इज अ इजी टू अंडरस्टैंड, ये इजी होता है कोडिंग लैंग्वेज, इजी होता है मतलब समझने में, हम मोस्टली आराम से समझ लेते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट होता है सॉल्यूशन को। इन एन एल्गोरिदम द प्रॉब्लम इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस और स्टेप, hence it is easier to performer to convert into a actual program। तो हम ये उसमें हम ये सी प्लस प्लस में जब करेंगे तो हम उसके कुछ अल्गोरिदम बना लेते हैं। पहले जो कोड होता है ना, तो उस कोड के कुछ स्टेप होते हैं, तो हम उन्हें फॉलो करके ही उसमें एक अच्छा प्रोग्राम बना पाते हैं। तो इसलिए अल्गोरिदम यूज किए जाते हैं मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम एक अल्गोरिदम बना लेते हैं जो हम यूज करते हैं। उसी बेस पर फिर हम अपना कोड लिखना चालू करते हैं और हमारा एक जो प्रोग्राम होता है वो अच्छा आता है, जिससे हमारा आउटपुट अच्छा मिलता है। स्टेप बाय स्टेप वो काम करता रहता है। देन अगर किसी चीज के एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते ही होते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इसके डिसएडवांटेज। अगर इसका फायदा तो नुकसान क्या है? Writing an algorithm take a long time, so it is time consuming। अरे ये तो बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा है, तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो अल्गोरिदम क्या है, हम पहले उसे लिखेंगे कि हमने लिख लिया, हमें कुछ कुकिंग करनी है। कुकिंग में कि हमें क्या क्या उसमें डालना है, उसमें सामग्री लिया है, उसकी क्या क्या सामग्री है, फिर उसे हम एक मतलब वो देख लेंगे, अपनी नोटबुक में लिख लेंगे कि हमें इस तरह से बनाना है, तो हमारा तो टाइम भी बहुत वेस्ट गया। तो अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स लॉजिक थ्रू एल्गोरिथम कैन बी वेरी डिफिकल्ट। जब बहुत सारे लॉजिक आ जाते हैं जहाँ पर, तो अल्गोरिथम में वह कोडिंग लैंग्वेज में समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जब बहुत सारी जब हम ब्रांचेस एंड लूप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर अल्गोरिथम दिखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब हमने पढ़े हैं डिसएडवांटेज के तीनों टॉपिक। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था कंटेंट में, हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं अभी तक। जी, तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली, हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लिए, हमने उसके एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेज भी पढ़ लिए। अब हम उसमें देखने वाले हैं उसके थोड़े से एग्जाम्पल। जैसे राइट एन एल्गोरिदम फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द टू नंबर्स। अब हम दो नंबर्स में उसका ग्रेटेस्ट नंबर का एल्गोरिदम बनाएंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, अपना स्टार्ट करेंगे। जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है स्टार्ट करेंगे, फिर हम उसमें टू वेरिएबल्स डालेंगे। जब हमें दो नंबर्स में कंपैरिजन करना है कौन सा बड़ा, तो हमें दो नंबर भी तो चाहिए, तो हम उसे यूजर्स मतलब मैंने बताया था पहले वाली वीडियो में भी, तो यूजर्स मतलब हम जो उसे डेटा देते हैं, तो हम उसे दो वेरिएबल्स देंगे, जब भी तो वो उसमें कुछ कंपेयर करेगा। नाउ हम कंडीशन डालेंगे a equals to b, go to step 4। अगर a बड़ा है b से तो हम इसे प्रिंट कर देंगे, और प्रिंट करने के बाद इस 6 स्टेप पर चला जाएगा, जो कर देगा इसे स्टॉप, वो उसे स्टॉप कर देगा और यही प्रिंट कर देगा कि a इज ग्रेटर। अगर a b से छोटा है, मतलब a b से बड़ा नहीं है, तो क्या करेगा ये, तो फिर ये जाएगा स्टेप 5 पे। अगर ये है तो 4 पर जाएगा और प्रिंट कर देगा a इज ग्रेटर देन b। अगर ये नहीं है तो ये चला जाएगा 0.5 पर, तो ये हमें दिखा देगा b इज
ग्रेटर देन ए, एंड ये इसे शो करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टॉप। तो होपफुली आपको ये समझ में भी आया होगा एल्गोरिदम क्या होते हैं, इस तरह से क्या काम है इसका, क्या यूजेस हैं इसके, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, क्यों। और मैंने इसके एग्जांपल भी दे दिया है, मैंने एक एग्जांपल और दिया हुआ है जिससे आप अच्छे से समझ पाए इसे। जैसे हमने यहाँ पर सिंपल थ्री लैंग्वेज C++ लैंग्वेज का वो दिया है प्रोग्राम, जिससे हम 2 नंबर ऐड करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे पहले, जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेप होता है हमारे स्टार्ट करना, फिर से हम डिक्लेयर करेंगे 3 वेरिएबल्स, नंबर 1 नंबर 2। अब आप सोच रहे होगे 3 क्यों, तो तीसरा होगा सम, जो हमारा इन दोनों नंबर को प्लस करके एक रिजल्ट आएगा, तो हम उसे भी डिक्लेयर करते हैं। रीड द फर्स्ट नंबर, हम पहले क्या करेगा, यूजर से लेगा और फर्स्ट नंबर रीड करेगा, फिर सेकंड नंबर रीड करेगा, फिर 1 एंड 2 को ऐड करेगा, स्टोर करेगा डेटा को सम वेरिएबल्स में, हमारा ये डाल देंगे, ये पूरा प्रोग्राम टाइप है, तो सम डाल देंगे, कंडीशन डल गई, सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2, फिर वो हमें सम दे देगा और हमारा एंड हो, तभी हमें आउटपुट दे देगा sum1 और sum2 का, फिर हमारा प्रोग्राम खत्म। होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, अगर कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं, और अगर आपको इसमें थोड़ा भी मजा आया हो, अच्छे से समझ आया हो, आप चाहते हो कि बहुत सारी और मेरे आगे और भी वीडियो देख पाओ, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे मेरे जो नए नए वीडियोस आए वो आपको आसानी से मिल सके। सो एल्गोरिदम हमारा टॉपिक खत्म। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो चार्ट। तो अब हम फ्लो चार्ट की डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं कि फ्लो चार्ट होता क्या है। तो फ्लो चार्ट अ system flow chart shows how parts of a system work together by displaying how data flows through the system and how design affect this process. Event diagram show a sequence of event and their cause effect relationship or to a process. तो फ्लो चार्ट कुछ नहीं होता, बस कुछ पार्ट्स को वो फॉलो करता है, उसमें फ्लो में मतलब डायग्राम के अकॉर्डिंग वो हमें उस चीज में तो प्रोसेस को दिखाता है और उनका रिलेशन बताता है कि किस तरह से वो काम हो रहा है क्या है। तो हम इसे ज्यादा अच्छे समझने के लिए कुछ सिंबल्स देखेंगे कि वो किस तरह से अपना काम करता है। तो जैसे हमारा फर्स्ट है टर्मिनल। तो टर्मिनल क्या है, दिस इज एन ओवल शेप which is used to indicate the start end of the program. तो जो ओवल शेप का जो ये हम आप यहाँ देख रहे हो, तो ये स्टार्ट और एंड के लिए ही यूज होता है। तो इस तरह से हम डायग्राम बनाकर बहुत इजीली समझ पाते हैं। जैसे एल्गोरिदम में कर रहे थे कि हम उसे स्टेप बाय स्टेप कोडिंग में लिख रहे, मतलब वो अपने लैंग्वेज में लिख रहे थे एक तरह से, लेकिन यहाँ पर हम डायग्राम बना लेंगे और वो इससे ज्यादा इजी लगता है। तो डायग्राम से जल्दी सब लोग समझ पाते हैं। तो ये फर्स्ट शेप है इसमें टर्मिनल, जो स्टार्ट और एंड के लिए यूज हुई है। देन नेक्स्ट होता है डेटा। तो सेकंड हो गई हमारी डेटा। दिस इज अ पैरेललोग्राम शेप बॉक्स इनसाइड विच द आउटपुट और इनपुट आर रिटन। जैसे ये तो थी हमारी कौन सी शेप थी, ये ओवल शेप, जिसमें हमने ये टर्मिनल जो ओवल शेप है, जिसमें हमने क्या करते हैं कि इन वो देते हैं, हम अपना स्टार्ट करते हैं और इसे स्टॉप कर देते हैं। स्टार्ट और स्टॉप भी तो करना पड़ता है, जो हमने वहां देखा था, जो हमने एल्गोरिदम में भी देखा था कि हमारा फर्स्ट स्टेप होता है स्टार्ट और लास्ट होता है एंड। तो यहाँ पर हमने ओवल शेप का यूज किया हुआ है स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए, पर हम कुछ डेटा उसे दे रहे हैं, तो वो कहाँ पर देंगे, हम उसे कुछ इनपुट देंगे या कुछ आउटपुट देंगे, तो वो कौन सी शेप में जाता है, पैरेललोग्राम। तो ये इस शेप में आराम से हम कोई भी डेटा या तो उसे दे सकते हैं या वो हमें आउटपुट दे सकता है। तो इसके लिए हमारा यूज हुई पैरेललोग्राम। एंड थर्ड शेप इज प्रोसेस। प्रोसेस के लिए यूज होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स, जिसमें
बहुत इसमें प्रोसेस होता है। इस जो मेन काम होता है वो यहाँ होता है, जो भी हमें कैलकुलेशन करनी है, जो भी प्रोसेस है, जो भी लॉजिक लगेगा, वो सारा काम हमारा यहाँ होगा। जैसे स्टार्ट एंड हो गया, इनपुट दे दिया, फिर प्रिंट, इनपुट प्रिंट हो गया उसमें पैरेललोग्राम में। तो हमारा जो प्रोसेस काम भी हो रहा होगा तो कहाँ होगा, वो होगा हमारा प्रोसेस होगा रेक्टेंगुलर बॉक्स में। जैसे जैसे हमने यहाँ पर भी कुछ भी चीज स्टार्ट कर दी, फिर मैंने इसे इनपुट दे दिया 1 एंड 2, मैंने तो इसे इनपुट दे दिए। अब मुझे एक डेटा चाहिए, वो इस पर काम करेगा, मतलब मैं यहाँ पर इसे डेटा दूंगी 1 2 एंड सम। तो ये हमें यहाँ पर प्रोसेस करके देगा सम इक्वल्स टू 1 प्लस 2। तो ये भी प्रोसेस करके इस वाले बॉक्स में ये हमें प्रोसेस करता है, देन ये हमें एक आउटपुट गिवन करता है। और जब हमें एक आउटपुट मिल गया तो आउटपुट के बाद हमारा ये प्रोग्राम खत्म हो जाता है। तो हम इसमें एंड में लिख देते हैं स्टॉप या एंड। अब चलेगा डिसीजन। जैसे कि हमने एल्गोरिदम में मैंने एक वो बताया था एग्जांपल, जिसमें ग्रेटेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बताना था, ए और बी में कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है। तो इस तरह के जो हमें डिसीजन लेना होता है उसके लिए हमारा डिसीजन बॉक्स होता है, जो हमारा होता है रोम्बस शेप में। जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो हम रोम्बस शेप वाले बॉक्स में लिखते हैं, जिसे हम बोलते हैं डिसीजन बॉक्स। तो इसके अंदर हम अपनी स्टेटमेंट डाल देते हैं। अगर वो सही होता है तो वो दो केस में बन जाता है, अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो नो वाले बॉक्स में हमें दे देता है। मैडम जी बैठ रही हो। तो हमने देखा कि यहाँ पर एक ये एग्जांपल है जो स्टार्ट किया हुआ है प्रोग्राम, फिर इसमें इनपुट दिया, अगर ए परसेंटेज निकालनी है 2 से, ए मॉड्यूलर 2 इक्वल्स टू 0, अगर है तो ए इक्वल्स टू ए प्लस 1 प्रिंट कर देगा, और अगर नहीं है तो ए माइनस 1 प्रिंट कर देगा, जिससे हम फिर उसके बाद हमें एक आउटपुट मिल जाएगा और हमारा वहीं पर प्रोग्राम हो जाएगा खत्म। तो ये उसके अकॉर्डिंग था। वो हम अल्गोरिदम मतलब स्टेप बाय स्टेप लिख रहे थे, तब हमें कुछ मिल रहा था। और इसमें क्या है, हम डायग्राम वगैरह बनाएंगे तब उससे हमें एक आउटपुट मिलेगा। हाँ जी, तो हम अब तक पढ़ चुके थे कि डिसीजन बॉक्स क्या होता है। तो ये वाला टॉपिक हमारा खत्म। अगर आप सबको अब मजा आ रहा हो पढ़ने में और ये आपके लिए थोड़ी सी भी बेनिफिशियल है, तो आप इस चैनल को लाइक करें और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो बीच हमें कमेंट करें, या कोई भी टॉपिक आपको डीपली चाहिए, चाहे यूनिट 1 में हो, चाहे यूनिट 2 में हो, या आने वाली कोई भी वीडियो में हो, तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे। या नोट्स वगैरह के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कमेंट करें, या इंस्टाग्राम चैनल पर भी बता सकते हो। 5.5 है हमारा फ्लो। अब फ्लो क्या होता है, एरो। हमारे यहाँ चलेगा एरो। हाँ जी, तो 5 पॉइंट था हमारा एरो, जिसमें हमें पता चलता है कि इसके बाद कौन सा स्टेप है। जिस तरह से मैंने बाकी सारे ये डायग्राम है तो आपको पता चल रहा है इसके बाद यहाँ जा रहा है, इसके बाद यहाँ ऐसे होगा ऐसे होगा। तो ये हमें सिर्फ एक फ्लो से ही पता चल जाता है कि क्या हो, किस तरह से हो रहा है। तो ये हमारे कुछ सिंबल्स थे जो हम फ्लो चार्ट में यूज करता है। इन्हीं की हेल्प से हम बहुत सारे फ्लो चार्ट बना सकते हैं, जो हमारे प्रोग्राम में बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बेनिफिट होता है हमारे लिए। अब हम आगे करने वाले हैं फ्लो चार्ट के डिसएडवांटेज। पहले हम देख लेते हैं हमारे कौन कौन से टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। जैसे मैंने कंटेंट में आपको बताया था, हमारा डेफिनेशन हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम हो गया, एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया, डेफिनेशन ऑफ फ्लो चार्ट भी करा दिया, होपफुली आपको समझ आया हो।
सिंबल्स की, इसमें तो आपको मजा ही आया होगा। और फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके प्लीज बताएं, जिससे हम आपका डाउट क्लियर कर सकें। अब हम पढ़ने वाले हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, हाँ जी, तो यहाँ फ्लो चार्ट के एडवांटेज ये इजियर होता है, अंडरस्टैंड होता है, मतलब वो हम आसानी से इसे समझ सकते हैं इस तरह से इसके कोड को, क्योंकि सिंबल्स की कोडिंग है तो ये हमें ज्यादा आसान होता है। इजी टू ड्रॉ, ड्रॉ करने में बहुत ज्यादा इजी है, हम इसमें लॉजिक प्रॉब्लम जो होती है वो बहुत जल्दी से आसानी से समझ पाते हैं, या बहुत आसानी से दूसरों को समझा भी पाते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर लाइक एमएस वर्ड फ्लो चार्ट इस तरह से प्रोसेस होता है, ये बहुत आसानी से पता चल जाता है। यूजिंग ओनली अ वेरी फ्यू सिंबल्स, बहुत से कुछ ही सिंबल्स का यूज करके हमने बहुत सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत इजीली हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग। और फ्लो चार्ट आर वन ऑफ द गुड वे टू डॉक्यूमेंटिंग प्रोग्राम। जो फ्लो चार्ट है वो गुड वे, मतलब एक अच्छा तरीका है कोई भी प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट करने का। और ये डीबगिंग प्रोसेस होता है, मतलब इसमें एरर की कमी चांसेस हैं, अगर हम इस तरह से पहले बना लेते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं, इजीली हमारा बन जाता है, समझ के हम फिर उससे अकॉर्डिंग हम अपना प्रोग्राम आसानी से बना पाते हैं। तो हमारा जब ये कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी है, जैसे हम इसमें करेक्टनेस अपने जो है ट्रोन पे manual tracking in need to check correctness of flow chart drawn on a paper। जो हम इसकी गलती है वो चेक, मतलब वो जो करेक्टनेस है हमारी, वो हम जो जरूरत के अकॉर्डिंग पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते, हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसमें अगर हमारी कुछ भी चीज हो गई तो हम मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। इसमें ब्रांचेस लूपिंग बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस दिखाना, बहुत सारे लूप्स दिखाना हमारे लिए ये डिफिकल्ट होगा। बहुत से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम के एल्गोरिदम बनाना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इजी चीजों के लिए भी बहुत अच्छा है ये, सबसे आसान तरीका समझने के लिए, बट जहाँ पर मैं बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स हम बनाता हूँ वहाँ के लिए हमारे लिए प्रॉब्लम भी हो सकता है, डिफिकल्ट भी हो सकता है, जो मॉडिफाई करने में भी हमारा बहुत टाइम खर्च होता है इसमें। तो अब हमारा एडवांटेज डिसएडवांटेज हो चुका है, तो हम देखते हैं अब इसके कुछ एग्जांपल्स। होपफुली आपको ये टॉपिक भी समझ आया होगा, फ्लो चार्ट क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है उसके, किस तरह से फ्लो चार्ट बनते हैं। अब मुझे तो भाई फ्लो चार्ट वाला मेथड बहुत अच्छा लगता है। अब आप बताइए आपको एल्गोरिदम वाला मेथड अच्छा लगा या फ्लो चार्ट वाला। वैसे अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग वो समझाती हूँ, आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट किया, वो मैंने आपको बताया था मैं, क्रिएटर बी वाला। तो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ कि इन सिंबल्स का किस तरह से यूज करके इन्होंने प्रोग्राम बनाया। स्टार्ट कर दिया, कौन से शेप में गया था, ओवल शेप में। फिर हमने पैरेललोग्राम में फिर हमने एक पैरेललोग्राम में इन्हें दे दिया इनपुट। इनपुट देने के बाद वो हमारी कंडीशन है ए में ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बड़ा है तो हम प्रिंट कर देंगे ए, और हमारा प्रोग्राम खत्म, स्टॉप पे आ जाएगा। अगर बी बड़ा है तो हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट बी इज ग्रेटर, नो वाले बॉक्स पे चला जाएगा, बी बड़ा है और स्टॉप कर देंगे। तो ये बहुत इजी तरीके से हमें समझ में आ चुका है किस तरीके से। अब आपको कोई भी सिंबल्स में किसी भी चीज में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आपको किसी भी चीज का फ्लो चार्ट चाहिए हो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको बता के दे दूंगी। और भी बहुत सी सिंबल्स होते हैं इसमें जो यूज किए जाते हैं, वो ज्यादा नहीं है, बस बड़े बड़े प्रोग्राम्स में यूज होते हैं। आप कहोगे तो मैं अलग से इसकी एक पीडीएफ बना कर दे दूंगी। अब कुछ एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में डिफरेंस है कि एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं, ये भी हम डिफरेंट, मतलब उसमें हम स्टेप बाय स्टेप अब लिख कर फ्लो, मतलब स्टेप लिख कर करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम अपने शेप्स के अकॉर्डिंग, शेप्स का यूज करके ही हम अपने डेटा को फ्लो करते हैं और दिखाते हैं कि हमारा डायग्राम किस तरह से जा रहा है, और हमारा इजीली समझ में आ जाता है। और द एल्गोरिदम इज कॉम्प्लेक्स, ये समझने में कॉम्प्लेक्स होता है। और जो फ्लो चार्ट है पिक्चर से हमेशा हम इजीली समझ जाते हैं कि हाँ ये है, और लिखा हुआ देख के नहीं समझ पाते जल्दी से। वैसे आसान तो वो भी है, लेकिन हमें वो लिखने समझने में प्रॉब्लम होता है, और फ्लो चार्ट हमें समझने में इजी होता है। इन द एल्गोरिदम प्लेन टेक्स्ट इज यूज्ड इन द फ्लो चार्ट सिंबल्स, इसमें प्लेन टेक्स्ट का यूज होता है, लेकिन इसमें सिंबल्स का शेप्स का यूज होता है। इन दोनों चीज में याद रखना, ये इजी है डीबग के लिए,
लेकिन ये हार्ड डिबग करनी है। Algorithm difficult to constructor and flowchart is easy to constructor। तो आपका ये डिफरेंस भी क्लियर हो चुका है। ये दो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत से ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये आपके बाकी जो कोडिंग प्रोग्रामिंग करोगे उसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो आप इन्हें बहुत अच्छे से कर लें। बाकी कोई भी डाउट हो आप मुझे बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाए जिससे मैं आगे जो भी वीडियोस डालूँ आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना जरूर, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। जो जो बीसीए कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने टॉपिक वाइज पीडीएफ भी डाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। बाय बाय।